हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इसको कंप्लीट पढ़ना है हम लोग को। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है रेनेसा। व्हाट इज़ रेनेसा, आज हम लोग को यही पढ़ना है, समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ सकता है, कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो व्हाट इज़ रेनेसा हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ध्यान से आपको समझना है। मैं ज़्यादा यहाँ पर एक एक वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत स्लो नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपकी शिकायत रहती है कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग बताने लगते हैं तो टाइम लग जाता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँ। रेनेसा मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं इस टॉपिक को, पुनर्जागरण आंदोलन। व्हाट इज़ रेनेसा, रेनेसा क्या है अब यहाँ पर समझिए। द टर्म रेनेसा लिटरली मीन्स रीबर्थ। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ होता है रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जन्म। इट स्टैंड्स फॉर ए कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल मूवमेंट इन यूरोप between the medieval and modern times, beginning in the 14th century in Italy, lasting into the 17th century। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ रिबर्थ होता है और ये किसको संकेत करता है? इट स्टैंड्स फॉर, ये संकेत करता है। स्टैंड्स फॉर का मतलब संकेत करना। अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल मूवमेंट, एक संक्रमणकाली, ये देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है विषम, ट्रांजिशनल मतलब संक्रमणकालीन, और मूवमेंट का मतलब आंदोलन। तो ये एक विषम संक्रमणकालीन आंदोलन को रिप्रेजेंट करता है, संकेत करता है। इन यूरोप, जो कि यूरोप में हुआ था, एक आंदोलन यूरोप में हुआ था, उसी को हम लोग रेनेसा बोलते हैं। अब वो आंदोलन कैसा था हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिटवीन द मिडाइवल एंड मॉडर्न टाइम्स, मध्यकालीन और आधुनिक समय के बीच हुआ था। बिगिनिंग इन द 14th सेंचुरी इन इटली, इटली में 14वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी जो पुनर्जागरण आंदोलन है, इसकी शुरुआत मध्यकालीन और आधुनिक काल के बीच 14वीं शताब्दी में इटली में हुई थी। लास्टिंग इनटू द 17th सेंचुरी, और 17वीं शताब्दी में इसका अंत हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेनेसा क्या है। तो रेनेसा एक प्रकार का आंदोलन है, और यह आंदोलन कब हुआ था? तो मध्यकालीन और आधुनिक समय के बीच 14वीं शताब्दी में इटली में इसकी शुरुआत हुई। 17वीं शताब्दी आते आते इसका अंत हो गया। इट एग्जर्टेड, देखिए यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप छोड़ दीजिए ये इतना। इट एग्जर्टेड इट्स इन्फ्लुएंस इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इसने मानवीय क्रियाकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभाव डाला। एंड स्टूड फॉर ए ह्यूमनिस्टिक रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड नॉलेज ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोम, और रोम और ग्रीक के प्राचीन साहित्य, ज्ञान और लर्निंग को फिर से इसने रिवाइवल किया, यानी पुनर्जीवित किया। कहने का मतलब ये जो पुनर्जागरण था, इसने मानवीय क्रियाकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव डाला, और जो प्राचीन रोमन और ग्रीक सभ्यता थी, जो अपना प्रभाव नष्ट कर चुकी थी, उसके ज्ञान को फिर से इसने स्टैंड किया। स्टैंड, ये देखिए स्टूड लिखा है, स्टूड का मतलब खड़ा किया। चूँकि प्राचीन काल में ग्रीक और रोम संस्कृति काफ़ी महान मानी जाती थी। यहाँ पर अनेक विद्वान हुए, चाहे प्लूटो की बात करें, एनेक्सिमेंडर की बात करें, थेल्स की बात करें, या फिर हम बात करें हिकैटियस, हेरोडोटस, ये सब यूनानी लेखक और विद्वान हैं, या फिर रोम के हैं। स्ट्रैबो की बात करें तो इन सब की वजह से रोम और ग्रीक बहुत ही आगे था ज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन मध्यकाल में जनता इस ज्ञान को भूल करके अंधकार में फंस गई। अंधकार में मतलब बाह्य आडंबर करने लगी, अंधभक्ति करने लगी, धार्मिक कार्यों में ज़्यादा क्रियाकलाप होने लगा, उसमें ज़्यादा उसमें फंस गई, कर्मकांड करने लगी। तो ये जो पुनर्जागरण आया, इसने क्या किया? फिर से उसको रिवाइवल कर दिया ज्ञान को, यानी लोगों में उस ज्ञान को फिर से भर दिया। ओके, तो ये इसका इफेक्ट पड़ा। विच लेड टू फ्लोरिंग आर्ट्स, जिसका प्रभाव किस पर पड़ा? आर्ट्स पर पड़ा, लिटरेचर पर पड़ा, रिलीजन पर पड़ा, फिलॉसफी पर पड़ा, पॉलिटिक्स, एज वेल एज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस, साथ ही साथ आधुनिक
विज्ञान पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो पुनर्जागरण का प्रभाव किस पर पड़ा? आर्ट पर, लिटरेचर पर, रिलीजन, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और मॉडर्न साइंस पर। द रेनेसां वाज ए पीरियड ऑफ विगरस आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। तो ये जो पुनर्जागरण था ये किसका काल था? विगरस आर्टिस्टिक मतलब प्रबल कलात्मक, एंड और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और बौद्धिक क्रियाकलापों का पीरियड था, यानी कि युग था। यानी कि इसमें कला में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, विकास हुआ कला का, और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मतलब मानवीय क्रियाकलापों में भी वृद्धि हुई। मानो अलग तरीके से अब सोचने लगा, अब बाह्य आडंबर से उसका विश्वास हट गया और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने लगा। तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इसी को कहते हैं। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट कि ऑल हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ चेंज। यानी कि इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ कि इतिहास में एक रिकॉर्ड बन गया। ऑल हिस्ट्री संपूर्ण इतिहास इज़ हो गया द रिकॉर्ड ऑफ चेंज, परिवर्तनों का रिकॉर्ड। यानी कि पुनर्जागरण काल में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ कि परिवर्तनों का एक रिकॉर्ड बन गया, ऐसा कहा जाता है। हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में आगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पुनर्जागरण के कॉजेज़ क्या थे, मतलब कारण क्या थे, इफ़ेक्ट इसका लिटरेचर, पोइट्री, प्रोज, इन सब पर क्या पड़ा। तो इसको भी हम लोग को आगे पढ़ना है। फिलहाल अभी मैं आपको पुनर्जागरण पढ़ा रहा हूँ, शब्द का मीनिंग बता रहा हूँ और डेफिनेशन बता रहा हूँ। द ईयर ऑफ 1453 मार्क्ड अ चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 1453 का जो वर्ष है इसने इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। 1453 आपने सुना होगा। अब देखिए क्या हुआ था 1453 ईस्वी में, सुनिए। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज कैप्चर्ड बाय द ऑटोमन तुर्क्स इन 1453 एंड द बेजेंटाइन एम्पायर और द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एट लास्ट केम टू एन एंड। ध्यान से सुनिए। कॉन्स्टेंटिनोपल एक नगर था जिसको हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं हिंदी में। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने, ऑटोमन तुर्क ने 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया, और इस प्रकार ये जो बेजेंटाइन साम्राज्य था, यानी कि ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, इसका अंत हो गया। जब इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो इसका अंत हो गया। So long it had served the great center of Roman civilization and culture। ये जो कुस्तुनतुनिया था ये रोमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक सेंटर था, एक केंद्र था, मतलब रोमन संस्कृति और सभ्यता का एक केंद्र था। यहाँ पर बहुत सारे विद्वान रहते थे, लेखक रहते थे, साहित्यकार रहते थे, मतलब ज्ञान का एक केंद्र था ये कुस्तुनतुनिया, जहाँ पर तुर्कों ने अधिकार किया था। तो जब तुर्कों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया तो पतन हो गया। तो तुर्कों के डर से सारे विद्वान और लेखक विभिन्न देशों में या विभिन्न नगरों में भागने लगे। अब देखिए आगे क्या। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मार्क्स द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द मिडाइवल पीरियड एंड द मॉडर्न टाइम्स इन यूरोप। यूरोप में ये जो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, इसने मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच एक रेखा खींच दी। अब देखिए हुआ क्या। जब अधिकार कर लिया इन्होंने, तुर्कों ने, कुस्तुनतुनिया पर, विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि जब कुस्तुनतुनिया का फॉल हुआ, पतन हुआ, द ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर्स, तो जो ग्रीक यानी यूनानी और रोमन विद्वान थे, माइग्रेटेड का मतलब भागे, यानी कि देश छोड़कर भागना, तो देश छोड़कर भागे टू वेरियस टाउन्स इन इटली, और इटली के वेरियस टाउन्स में गए, यानी विभिन्न नगरों में गए। कुस्तुनतुनिया छोड़कर इटली के विभिन्न नगरों में सारे विद्वान चले गए। दस इस प्रकार द रेनेसां मूवमेंट ब्रोक आउट इन यूरोप इन 1453। इस प्रकार रेनेसां आंदोलन जो था ये यूरोप में 1453 ईस्वी में शुरू हो गया। तो कैसे शुरू हुआ?
कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तो चूँकि कुस्तुनतुनिया में सारे विद्वान रहते थे, तो ये विद्वान अपने साथ जहाँ भी गए अपने साथ अपनी विचारधारा, अपनी पुस्तकों को लेकर गए और इनके ज्ञान का पूरे यूरोप में विस्तार हो गया। हालांकि द प्रिपरेशंस वर स्लोली बीइंग मेड फॉर द मूवमेंट अबाउट 200 ईयर्स अर्लियर। हालांकि ये जो पुनर्जागरण की तैयारी है ये 200 वर्ष पहले से ही हो रही थी, धीरे धीरे। देखिए स्लोली मतलब धीरे धीरे, बीइंग मेड की जा रही थी, फॉर द मूवमेंट आंदोलन के लिए, अबाउट 200 ईयर्स अर्लियर 200 वर्ष साल पहले, यानी 200 साल पहले से ही पुनर्जागरण आंदोलन की तैयारी धीरे धीरे की जा रही थी। लेकिन जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो ये अचानक विस्फोट हो गया और पूरा ज्ञान जो कुस्तुनतुनिया में केंद्रित था वो पूरे विश्व में फैल गया। द रेनेसा फर्स्ट टूक इट्स रूट इन इटली। रेनेसा ने अपना प्रथम कदम कहाँ पर रखा? इटली में। यानी कि रेनेसा की जड़ें कहाँ हैं? इटली में। रेनेसा की शुरुआत इटली से हुई। ऐसा क्यों हुआ? आगे बताया गया है। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि रोम वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द पोप हु बिकेम द पैट्रन ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड लिटरेचर। क्योंकि जो रोम था, इटली की राजधानी रोम जो थी, वो पोप का हेड क्वार्टर था। जो पोप होता था, चर्च का एकदम मालिक होता था सारे चर्च का, उसका जो हेड क्वार्टर था वो रोम में था। इसलिए पुनर्जागरण की शुरुआत रोम से हुई, यानी इटली से हुई। पोप हु बिकेम द पैट्रन ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड लिटरेचर। और पोप कौन होता था? ये क्लासिकल लर्निंग एंड लिटरेचर का पैट्रन होता था, मतलब संरक्षक होता था। यानी जितनी भी धार्मिक ग्रंथें हैं, ज्ञान की पुस्तकें हैं, इन सब का संरक्षक पोप होता था। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? रोम में। और इसीलिए इटली से इसकी शुरुआत हुई। ये तो एक कारण हो गया। तो पहला कारण आपको समझ में आया। दूसरा कारण क्या है कि इटली में ही पुनर्जागरण हुआ? सेकेंडली मतलब दूसरा कारण, इटलीज जियोग्राफिकल लोकेशन हेल्प टू मेक इट द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसा। यानी कि इटली की भौगोलिक स्थिति ने मदद किया कि यूरोप में ही, यानी कि यूरोप के देश इटली में ही पुनर्जागरण हुआ। तो इसकी भौगोलिक स्थिति ने भी मदद किया, क्योंकि दरअसल ये यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित था। मध्य एशिया और पश्चिमी यूरोप के बीच में कौन सा देश स्थित था? इटली। इसलिए एक व्यापार का मार्ग भी था। मध्य एशिया से अगर कोई व्यापारी व्यापार करने यूरोप जा रहा है तो इटली से होकर जाएगा। तो इसलिए इटली के नगर भी काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली थे। यहाँ सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी। सब आगे लिखा मैं अभी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ लोग स्वतंत्र थे, स्वतंत्र विचारधारा रखते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। इसलिए यहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। आगे लिखा है, इटली स्टूड हाफवे बिटवीन द वेस्टर्न यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट। देखिए मिडिल ईस्ट का मतलब होता है मध्य एशिया और वेस्टर्न यूरोप का मतलब पश्चिमी यूरोप। तो इटली स्टूड, इटली खड़ा था, यानी इटली स्थित था हाफवे यानी आधे रास्ते में, बिटवीन के बीच में, वेस्टर्न यूरोप एंड मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिमी यूरोप और मध्य एशिया के बीच में स्थित था। द रिवाइवल ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब व्यापार, रिवाइवल का मतलब फिर से होना। द रिवाइवल ऑफ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड द ईस्ट हैड ब्रॉट ग्रेट प्रॉस्पेरिटी टू इटालियन सिटीज़। यानी कि मध्य एशिया और पश्चिमी यूरोप के बीच होने वाले व्यापार ने इटली के शहरों को यानी नगरों को प्रॉस्पेरिटी बना दिया, मतलब समृद्ध बना दिया, प्रॉस्पेरिटी से युक्त कर दिया, समृद्धशाली हो गए इटली के जितने भी शहर थे। क्योंकि व्यापार इन्हीं से होकर होता था। तो यहाँ पर चुंगी लिया जाता था, मतलब टैक्स वगैरह लिया जाता था। व्यापारी यहाँ भी व्यापार अपना करते थे। तो इससे इटली के जो शहर थे वो काफ़ी समृद्धशाली थे। विच वर्चुअली कंट्रोल द ट्रेड, और ये वास्तविक रूप से ट्रेड को कंट्रोल करते थे, यानी व्यापार को कंट्रोल करते थे, ये जो इटालियन सिटीज़ हैं। द इटालियन सिटीज़ हैड ग्रोन अप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फ्यूडल कंट्रोल। फ्यूडल कंट्रोल मतलब जो सामंतवादी नियंत्रण था उससे ये लोग मुक्त थे। यानी इटली के जितने भी सिटी थे, यहाँ किसी भी सिटी में फ्यूडल कंट्रोल नहीं था, सामंतवादी व्यवस्था नहीं थी। सीधे एक राजा होता था, वही शासन करता था। छोटे छोटे राजा नहीं होते थे कि वो टैक्स लें, जनता को परेशान करे, किसानों को परेशान करे, ऐसा कुछ नहीं था। तो इटली का एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा था, वही लिखा है
द इटालियन सिटीज़ यानी कि इटली के नगर हैड ग्रोन अप विकसित हुए थे इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, फ्रॉम फ्यूडल कंट्रोल और फ्यूडल कंट्रोल से मुक्त था। फिर है फ्रीडम इनकरेज्ड, स्वतंत्रता ने बढ़ावा दिया ओरिजिनल थिंकिंग। ओरिजिनल थिंकिंग का मतलब स्वतंत्र विचारधारा को, यानी जब इटली के लोग स्वतंत्र थे तो स्वतंत्र रूप से सोच भी सकते थे, वास्तविक विचारधारा को जन्म दिया। एंड द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और एडवेंचर या मतलब साहसिक कार्यों को करने के लिए भी इनको प्रोत्साहित किया। तो जो स्वतंत्रता थी, भाई आप स्वतंत्र रहेंगे तभी कुछ अच्छे से सोच सकते हैं, कोई साहसिक कार्य कर सकते हैं। तो इटली की जनता चूँकि स्वतंत्र थी, सामंतवादी व्यवस्था थी नहीं, तो इसलिए उसने स्वतंत्र होकर सोचा और तमाम साहसिक कार्य भी करने की योजना उन्होंने बनाई। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द रूलर्स ऑफ इटालियन स्टेट्स, इटली के नगरों के जो रूलर होते थे यानी शासक होते थे, प्रमोटेड लर्निंग एंड द आर्ट्स, ये ज्ञान और कला को प्रमोट करते थे, मतलब बढ़ावा देते थे। द स्पिरिट ऑफ रेनेसा ग्रेजुअली स्प्रेड इन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कैंडिनेविया एंड पोलैंड। इस प्रकार इटली से जो पुनर्जागरण शुरू हुआ था वो धीरे धीरे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कैंडिनेविया और पोलैंड में फैल गया। तो ये मैंने आपको पढ़ाया पुनर्जागरण क्या था, रेनेसा क्या था। अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे ऑनलाइन स्टडी बाय बिशंबर, मैंने बनाया एक चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय बिशंबर, वहाँ पर मैंने पुनर्जागरण हिंदी में पढ़ाया विश्व इतिहास में, तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। हिंदी में पढ़ लेंगे तो इंग्लिश वाला आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेनेसा के कॉजेज़ क्या थे, कारण क्या थे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।